बच्चों, आज हम लोग सेंटर ऑफ मास या जिसको हिंदी में द्रव्यमान केंद्र कहते हैं, इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि सेंटर ऑफ मास हुआ क्या। एक ऐसा बिंदु, जैसे मान लो आपके पास एक पार्टिकल m1 है, एक पार्टिकल m2 है, इसी तरह से कोई पार्टिकल m3 हो गया, तो ये एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो गया। अब हर एक पार्टिकल का आपने पढ़ा हुआ एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है एक्चुअली में, जैसे आपने एक पार्टिकल लगा, एक ब्लॉक रखा, आप दिखाते हैं ना इसका mg लग रहा है, तो जिस पॉइंट से उस बॉडी का वेट, इसको क्या कहते हैं, वेट काम करता है, उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्व केंद्र इसको हिंदी में कहेंगे, इसको गुरुत्व केंद्र कहा जाता है। तो ये हर एक बॉडी का अपना अपना एक गुरुत्व केंद्र होता है, जो बॉडी के इनसाइड होता है, बाहर नहीं हो सकता। अब मान लीजिए आपके पास इसी तरह के ये कई सारे, जैसे एक हमने यहाँ लिया था उदाहरण के लिए, इस तरह के हमारे पास कई पार्टिकल्स हैं। तो ये सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, हर एक का अपना अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। अब अगर मान लो कि ये क्या बन गया है, पूरा सिस्टम बन गया है, ये पूरा सिस्टम पार्टिकल्स का जिस पॉइंट के अक्रॉस एक सिंगल बॉडी की तरह बिहेव करेगा। जैसे अभी इसमें क्या है, एक बॉडी नहीं है बल्कि कई सारे हैं, m1 है, m2, m3, m4, m5 से लेके मान लिया ये 100 पार्टिकल हैं। तो ये 100 पार्टिकल्स क्या है, ये 100 पार्टिकल अपने आप में फ्री हैं। लेकिन अगर ये 100 पार्टिकल्स सपोज करो मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, इसको कहेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो ये 100 पार्टिकल का जो सिस्टम बनना है, वो सिस्टम जिस पॉइंट के अक्रॉस एक सिंगल बॉडी की तरह बिहेव करेगा। अब ये अलग अलग बॉडी है, जिस पॉइंट के अक्रॉस क्या करेगा, सिंगल बॉडी की तरह बिहेव करेगा, उसको कहते हैं CM सेंटर ऑफ मास। यहाँ पर इसको हम कहेंगे CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक हो गया, तो ये सेंटर ऑफ मास हो गया। हो सकता है, अब सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ये अक्सर बॉडी के बाहर होता है। हो सकता है कि अगर आपके पास बड़े पार्टिकल हैं तो कभी कभी किसी बॉडी के अंदर भी उसका रिजल्टेंट आ जाए, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के इनसाइड होता है, सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर होता है, क्योंकि ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए डील कर रहा है। मीनिंग क्या है, जैसे आपके पास मान लो ये अर्थ है, माना अर्थ का मास m हो गया, और ये m सन का मास है। तो ये दोनों मिलकर भी क्या बना रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं। तो इस सिस्टम, तो जो ये ms है, अब इस ms को अगर आप लाइन ज्वाइनिंग करेंगे तो ये एक पॉइंट के अक्रॉस एक सिंगल बॉडी की तरह बिहेव कर सकता है। अब सिंगल बॉडी बिहेवियर के मीनिंग क्या है, ये कुछ नहीं, एक ऐसा पॉइंट मान लो कि आप, जैसे अगर आप इस बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो आपने कहा ना mg यहाँ को वर्क कर रहा है, तो ये भी ऐसा है कि एक ये दो पार्टिकल, अगर इसका रिजल्टेंट अगर हम फोर्स की बात करें कि ऐसा पॉइंट एज्यूम कर लें कि जिसके अक्रॉस इसका फोर्स हम लिखा हुआ मान लें कि लेट F इस पॉइंट पर वर्क कर रहा है, तो वो इसका सेंटर ऑफ मास हो गया। अभी इसको निकालना भी सीखेंगे। तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में डिफरेंस यही है कि ये बॉडी के इनसाइड होता है और ये बॉडी के इनसाइड और आउटसाइड दोनों जगह होता है। तो यहाँ पर जब हमारे पास ऐसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल हैं तो उसमें तो ये बहुधा बॉडी के बाहर ही होता है। लेकिन अगर हम किसी सपोज करो कि किसी थाली है, डिस्क जिसे कहते हैं, तो किसी डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो बॉडी के इनसाइड ही आएगा। वो कैसे आएगा उसको बाद में देखेंगे, हालांकि आपके आउट ऑफ सिलेबस के से है, तो अब हम इसके आगे देखते हैं। तो बच्चे इसको समझते हैं, ये है क्या। जैसे मान लिया आपके पास दो पार्टिकल हैं m1 और ये है m2। ठीक है, फिलहाल मैं दो की ही बात कर रहा हूँ। लेट इसका पोजीशन वेक्टर है r1 और इसका पोजीशन वेक्टर है r2, और ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया मान लिया। ठीक है, तो ये हमारे दो पार्टिकल्स हैं, तो इन दोनों पार्टिकल का लेट ये क्या है, सेंटर ऑफ मास है। माना इसका पोजीशन वेक्टर हमने RCM मान लिया। ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर किसी एक आर्बिट्री ओरिजिन के रिस्पेक्टिव में लिया जाता है। तो ये जो RCM है, इसके लिए फॉर्मूला जो आता है वो क्या आता है कि RCM इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर इसमें एक तीसरा होता है m3 r3, तो m3 r3 अपॉन नीचे भी m3, चौथा होता है m4 r4, तो ये जुड़ते चले जाता। तो आप इसको जनरलाइज फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, अगर आपके पास दो की जगह कई सारे पार्टिकल, तो सिग्मा i इक्वल 1 से n mi ri अपॉन सिग्मा mi। इसकी मीनिंग क्या है, ये ऐसा बन जाएगा कि m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अप टू सो ऑन, प्लस करते जाएंगे, लेट mn rn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू सो ऑन
mn। तो अब इस फॉर्मूले को देखते हैं आता कैसे है। तो बच्चों ये हमने सिस्टम लिया है, एक पार्टिकल m1 है, एक पार्टिकल m2 है, और ये मान लेते हैं कि लेट इन दोनों के भी एक सिस्टम बना हुआ है। m1 के थ्रू m2 पर जो फोर्स लग रहा है, जिसको हम इंटरनल फोर्स कहेंगे, m1 के थ्रू m2 पर जो फोर्स लग रहा है, लेट वो बना F12, ठीक है ना। m1 के थ्रू m2 पर जो फोर्स लग रहा है, लेट इसका हो गया F12, ठीक। इसी तरह से m2 के थ्रू m1 पर, जिसको हम म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्स कहते हैं या इंटरनल फोर्सेस कहते हैं, क्योंकि जब भी बॉडी एक दूसरे के नज़दीक होंगी तो म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्सेस अप्लाई होंगे। लेट m2 के थ्रू m1 पर जो फोर्स लगा वो F21, ठीक हो गया। ये तो इंटरनल फोर्सेस हो गए, और हमें पता है कि इंटरनल फोर्सेस की प्रॉपर्टी कि F12 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस F12, या हम कह दें कि F21 प्लस F12 इज इक्वल टू 0, न्यूटन से थर्ड लॉ से। अब ये मान लिया कि इसके अलावा लेट इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है, ठीक है, ध्यान रखना ये एक्सटर्नल फोर्स है, और इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा F1। तो इसमें दिमाग में रखना है F1 और F2 क्या है, दीज आर द एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है। अब ये हमें पता है कि जो मोशन जितना भी होता है, मोमेंटम में जितना भी चेंज आता है, वो एक्सटर्नल फोर्सेस के थ्रू आता है, ठीक। तो लेट इज एक्सटर्नल फोर्स F2 के थ्रू इस M2 पर जो चेंज इन मोमेंटम होगा, F बराबर dp/dt होता है, तो वो हो गया d/dt ऑफ, लेट इसकी वेलोसिटी हो जाती है m2, तो इसका मोमेंटम हो गया d/dt ऑफ m2v2 इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, F बराबर dp/dt, dp की जगह पर क्या आ जाएगा, mv आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज कर रहे हैं। तो जब इसकी बात करी तो इस पर दो फोर्सेज हैं, देखो, एक तो F2 है, प्लस एक दूसरा फोर्स क्या है, F12, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। सिमिलरली बात आई m1 की, तो इस पर क्या होगा, d/dt ऑफ m1v1 इज इक्वल टू F1 प्लस F21, ठीक। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो क्या बनता है, तो d/dt ऑफ m1v1 प्लस d/dt ऑफ m2v2 इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F12 प्लस F21। अब इन दोनों का सम कितना हुआ, 0। ये चाहे तो आप पहले भी नेगलेक्ट कर सकते थे, नहीं करा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस के थ्रू बॉडी में कोई चेंज नहीं आता मोशन में उसके, तो ये 0 हो गया। तो ये क्या बचा, इतना। अब ये मान लिया कि लेट जो ये एक्सटर्नल फोर्सेज हैं F1 और F2, लेट इसका जो रिजल्टेंट आ गया वो वेक्टर F हो गया, ठीक। तो ये क्या बना, d/dt ऑफ m1v1 प्लस d/dt ऑफ m2v2 इज इक्वल टू F, ये रिजल्टेंट आ गया। अब हम इसके आगे इसी को यूज करेंगे। तो बच्चों अब हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे जो भी हमने बनाई थी। अब इसमें चेंज क्या करते हैं, देखो, इस v1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dr1/dt, क्योंकि इसका पोजीशन वेक्टर r1 है। इसी तरह से इस v2 को हम क्या लिख सकते हैं, dr2/dt, ठीक है नहीं, इसको dr1/dt, इसको dr2/dt। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, d/dt ऑफ m1 dr1/dt, ठीक है, प्लस d/dt ऑफ m2 dr2/dt इज इक्वल टू F टोटल। फिलहाल इसको F टोटल ही कर लें या ऐसा मान लें, चलो ऐसे ही कर लेते हैं फिलहाल। अब इसमें से m1 आ जाएगा बाहर, क्योंकि m1 का तो डिफ्रेंशिएशन हो नहीं सकता। ये क्या हो जाएगा, d² r1/dt² प्लस m2, ये बन जाएगा d² r2/dt² इज इक्वल टू F टोटल, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसके आगे इसमें भी काम करते हैं। ये जो F है इसकी जगह आगे करते हैं, इसको लिख दें m1 d² r1/dt²। बात को समझना भी थोड़ा सा कि ये d² r1/dt² और d² r2/dt² आखिर होंगे क्या। देखो, ये dr/dt है, जब आप वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करते हैं dv/dt दोबारा, तो ये ऐसा होगा d/dt ऑफ dr1/dt,
डी टी मैंने पहले ही बताया। तो ये डी स्क्वायर आर वन अपॉन डी टी स्क्वायर, यानी कि वेलोसिटी का एक्सीलरेशन डिफ्रेंशिएशन करके क्या आता है, एक्सीलरेशन। तो ये डी स्क्वायर आर वन अपॉन डी टी स्क्वायर क्या है, पार्टिकल वन का एक्सीलरेशन। इसी तरह से जो डी स्क्वायर आर टू अपॉन डी टी स्क्वायर बनेगा वो क्या बनेगा, पार्टिकल एम टू का एक्सीलरेशन। ठीक है, तो ये दोनों पार्टिकल के एक्सीलरेशन हो गए। अब इसमें एक काम करते हैं हम, अब देखो m1 का तो डिफ्रेंशिएशन होगा नहीं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों में से डी स्क्वायर को ऐसे लिख दिया जाए कि डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर बाहर कर लें, अंदर ऐसा कर दें m1r1 प्लस m2r2। देखो इसमें अंतर क्या पड़ेगा, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे m1 तो कांस्टेंट होगा नहीं, क्या बन जाएगा डी स्क्वायर r1 अपॉन डी टी स्क्वायर, प्लस m2 का होगा नहीं प्लस m2 डी स्क्वायर r2 अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है ना, डिफ्रेंशिएशन की प्रॉपर्टी से। अब आगे और काम करते हैं इसमें, एक काम और करें, अगर इसको m1 प्लस m2 से डिवाइड कर दें, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ डिवाइड कर दें, तो देखो इससे क्या बनता है। आप ऐसे समझो कि दिस इज टोटल मास m किसी चीज़ का और डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर। अब आपको दिमाग में भी रखना कि फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है ma। इसको आप लिख सकते हो m डी वी अपॉन डी टी, एक्सेलरेशन इक्वल टू इतना होता है। यह एक स्टेप इसमें और किया जा सकता है, m v की जगह पर जो हमने आज नया सीखा, v बराबर क्या है डी एस अपॉन डी टी या डी आर अपॉन डी टी सीखा, तो ये क्या बन जाएगा डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। तो यानी कि f जो है f इज इक्वल टू तो ऑलवेज क्या होगा, मास इनटू जो भी समथिंग आएगा। तो ये जो आइटम आया अंदर का, ये वाला टर्म, ये एक तरह से आपका कुछ r आया है, r से रिलेटेड। ठीक है नहीं, तो इसको हम क्या मान लें कि अगर सपोज करो कि पूरा सिस्टम एक सिंगल बॉडी की तरह बिहेव करे, ठीक है, तो ये कुछ एक r आ रहा है। ठीक है ना, वो r क्या है, किसी एक रिलेशनशिप से आ रहा है। तो लेट इस r को हमने बोल दिया आर सी एम। तो ये कुछ इसकी तुलना अगर हम करें इस इक्वेशन की, इस इक्वेशन 1 की और इस इक्वेशन 2 की, कुछ ऐसा बनता है। तो ये देखो, ये आर सी एम किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, ये m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि ये जो मास है ये भी सिंगल बॉडी का मास नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ पे आर सी एम शब्द यूज करा। ये m1 प्लस m2 है, यानी कि दो पार्टिकल का, ये 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है। ये m1 r1, ये m2 r2। तो यानी कि ये एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल का कोई एक पोजीशन वेक्टर आ रहा है जो कुछ इस रिलेशनशिप से आ रहा है। तो इसी रिलेशनशिप से हमने जो ये पोजीशन वेक्टर निकाला, इसको हमने कहा कि ये एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास है। तो बच्चों ये वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, इसको पॉज करते हुए इस पूरे डेरिवेशन को आप लोग नोट करना। कल हम इसके आगे इसके कुछ टॉपिक को और समझेंगे।